हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हम लोग सीसेट पेपर 2 डिस्कस कर रहे हैं, भाई सभी लोगों को पता है। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ना है हमको आज फिर से। और हम ऑलरेडी बहुत सारे सेशंस बना चुके हैं यार। ठीक है, आप लोग बस एक बार इनको बस देखते रहिए, बाकी आपका काम हो जाएगा। और अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करिए, जितना अच्छा हो सके तैयारी में लग जाइए। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है भाई पहला क्वेश्चन? The speed of a car increases by 2 किलोमीटर पर आवर आफ्टर एवरी 1 आवर। मतलब हर घंटे के बाद में जो है स्पीड जो है वो जो है बढ़ जाती है, और बढ़ के कितनी हो जाती है? 2 किलोमीटर प्रति घंटे जो है स्पीड जो है हर उस पे बढ़ती जाती है। ठीक है, होता क्या है कि पहले घंटे में वो 35 किलोमीटर चलती है, तो 12 घंटे के बाद वो कितना चल जाएगी, है ना? ये कहना चाह रहा है। तो बेसिकली है क्या कि अगर एक घंटे पे वो 35 चलेगी, 35 किलोमीटर चल जाएगी, अगले पर 37 चल जाएगी, फिर 39, 41 एंड सो ऑन। यानी कि अगर मैं देखूं तो ये सिंपल सा केस जो है ना, ये टाइम स्पीड डिस्टेंस से डाइवर्ट होके एपीजीपी का केस बन गया, नॉर्मल एडिशन का केस बन गया। यानी कि 35, 37, 39 हर घंटे पे 2 किलोमीटर बढ़ाते जाओगे ना तुम, तो ऐसे ऐसे कितने टर्म, एक पहले घंटे इतनी चली, दूसरे घंटे इतनी चली, तीसरे इतने चली, चौथे इतने चली, तो कितने टर्म तक चलेगी? ये 12th टर्म तक। कितनी टर्म तक चलेगी? 12वीं टर्म तक ये चलेगी। तो देखो इसमें क्या होता है, बेसिकली इसको हम बोलते हैं समांतर श्रेणी, इसको बोलते हैं हम एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी और इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब है क्या ये? इसका सिंपल सा फंडा ये होता है कि गैप इक्वल होना चाहिए। ये 35 to 37 कितना गैप है? +2 हो रहा है। 37 to 39 कितना होता? +2। या तो +2 हो रहा होता या प्लस -2 हो रहा होता, मतलब कोई एक नंबर या तो जुड़ रहा है या घट रहा है। तो ऐसी कोई सीरीज जो बनती है, उस सीरीज को हम बोलते हैं एपी, या समांतर श्रेणी, या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बेसिकली होता क्या है, देखो ऐसे होती है। ए, A+D, A+2D, इस फॉर्मेट में रहती है। ठीक है, nth टर्म तक जा सकती है ये। ठीक है, तो ये ए जो होती है इसमें, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ये होती है हमारी फर्स्ट टर्म, यानी कि प्रथम पद। ठीक है, और डी जो होता है इसको बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस या समान अंतर, दोनों के बीच में कितना अंतर रहेगा हर बार, है ना? और ये एन टर्म की बात करें, तो अगर मुझे इस पूरी एपी का सम निकालना होता है, तो सम ऑफ एन टर्म क्या होता है? n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 × d। ठीक है, सारी चीजें तुम्हारे सामने है। n/2 2a प्लस n-1 × d, तो ये समांतर श्रेणी का योग होता है। ठीक है, इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब 35 है हमारी पहली टर्म, तो 35 को मैंने क्या नाम दिया? ए। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस है 2, तो डी क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। टर्म कितनी है? 12, तो एन बराबर क्या हो जाएगा? 12। अब मैं अगर सम लिखूं तो 12/2, 2a यानी कि 35 प्लस एन कितने हैं भाई? 12 -1 गुणा डी कितना है? 2। इसको अगर मैं सॉल्व करूं मुझे कितना मिल जाएगा? देखो 6, 6 ब्रैकेट 70 प्लस 22, यानी कि 6 गुणा 92 मिल जाएगा मुझे। दो 6 × 54 कौन सा ऑप्शन आना चाहिए? सी ऑप्शन आ जाएगा सॉल्व करने पर। भाई 6 × 54 हो जाएंगे, 6 × 54 यानी कि 540, और 6 दूनी 12 ऐड करोगे तो 512 मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि ऐड करना है बस, सिंपल सा। ठीक है, तो मैंने कोशिश की है थोड़ा सा आपको समझाने की, आप इसको ध्यान में रख सकते हो। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना? बेसिक बेसिक है, बहुत बेसिक है ना? तो ये, और अगर nth टर्म निकालनी होती है हमें, तो tn जो होती है वो होती है, इसका भी फॉर्मूला लिख दो, a प्लस n-1 × d होता है। यानी कि अगर मैं आपसे कहता भाई 13वीं टर्म क्या आएगी फिर इसकी, तो आप इस फॉर्मूले में रख देना, उसके आधार पर निकल के आ जाएगी। nth टर्म जो होती है a प्लस n-1 × d, ये वाला फॉर्मूला लग जाता है उसमें। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन a certain code पारीनाथ is written as ऐसे। ठीक है, एंड पोल ऐसे QPKD। तो सिंड्रोम देखना है कैसे लिखना है, तो भैया लिख लो पहले। पारीनाथ है, पारीनाथ, इधर क्या है हमारा? QFQHOBSG, और जो पोल है हमारा, पोल को हमने क्या लिखा है? QPKD। ठीक है,
देखो भाई जरा नोटिस करते हैं कुछ चीजें। पी क्यू +1 हो रहा है, ए एफ, ए एफ ओके, ये ए बी होगा भैया, अगर तभी हो सकता है क्योंकि पी, पी क्यू और ओ पी, हाँ ये बी होगा यहाँ पे है ना, इसको सही कर लेना, तभी हो सकता है। ये बी होगा है ना, क्यू बी होगा यहाँ पे, ठीक है, बी कर लेते हैं, ठीक है, क्यू बी। और आगे क्या कह रहा है, इसको भी बी कर लेना यहाँ पे है ना। आगे क्या कह रहा है, आर, आर के बाद क्यू आ रहा है ना, तो उल्टा हो गया। देखो पी के बाद आता है क्यू, मिल गया पैटर्न, तो देखो जरा ध्यान से देखो, पी के बाद मिलता है क्यू और ए के बाद मिलता है बी, ठीक है। और आर में एक माइनस करोगे तो मिलेगा क्यू, एच आई, आई में एक माइनस करोगे मिलेगा एच, यानी कि इनमें तो एक बढ़ा के है, पहले दोनों में तो, पहले दोनों में तो +1 करके है, दो दो के ग्रुप देख लो, इन दोनों में माइनस करके है, एन ओ ए बी, इनमें प्लस करके है, टी एच एस टी जी एच, उल्टा चल रहा है ना, समझ गए। तो ऐसी इनको देखो जरा, इनके दो दो ग्रुप बना के, पी क्यू ओ पी के एल डी ई, समझ गए ना, दो में बढ़ रहा है, दो दो के ग्रुप बनाए इन्होंने, दो ग्रुप बढ़ रहे हैं, दो ग्रुप कम हो रहे हैं, दो ग्रुप बढ़ रहे हैं, दो ग्रुप कम हो रहे हैं, इस तरीके से हम उसको लिख लेते हैं। क्या लिख रहा है हमारा सिंड्रोम, एस वाई एन टी आर ओ एम ई, तो कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, एस टी वाई जेड, टी जेड, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, डी, ए बी सी डी, सी आएगा एक पहले का आएगा ना यहाँ से, क्यू आर सी, सी डी एम एन, तो देखो भाई, अच्छा ये दोनों दिखाई दे रहे हैं, टी जेड एम सी तक तो हम पहुंच गए, लास्ट की लाइन चेक कर लो बस, लास्ट में क्या होता था, एस टी एक पहले का, ए बी सी डी, डी ई और के एल 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 एम, एल एम, और ये बन जाएगा सी एस, तो ये भैया डी ऑप्शन आएगा अपना, है ना, समझ गए ना, डी ऑप्शन आएगा, मतलब दो दो के ग्रुप बनाने, ये दो का ग्रुप बनाओगे, +1 करोगे, +1 करोगे, इस दो के ग्रुप में -1 -1, इसमें +1 +1, इसमें -1 -1, ठीक है, लिखते चले जाओ, टी जेड एम सी हो जाएगा, ये सी एस हो जाएगा, ये एल डी हो जाएगा, है ना, इस तरीके से आप लिख सकते हो पूरा का पूरा। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, इस तरीके से बना सकते हैं इसको, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है, फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 68% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन्स 20% वाटर, हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 किलोग्राम्स ऑफ फ्रेश फ्रूट, है ना। तो देखो एक चीज आप लोगों को बहुत ध्यान से समझनी है, जब हम फल जो होते हैं या सब्जियां होती हैं, उनको रख देते फ्रिज में भी रख दो, तो कुछ टाइम तक तो वो सही बने रहते हैं, फिर उसके बाद वो उनकी शेप बिगड़ जाती है ना। वो शेप क्यों बिगड़ जाती है, क्योंकि उनके अंदर से पानी की कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। फल जो होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, जब भी ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं, इनमें दो पार्ट होते हैं, एक पल्प का पार्ट होता है, यानी कि फल वाला पार्ट होता है, गूदा जिसको बोलते हैं, दूसरा पार्ट जो होता है पानी का पार्ट होता है। तो पानी ही कम बढ़ती होता है, जैसे ही पानी कम हो जाता है सब्जी बासी हो जाती है, पानी सही बना रहता है तो वो ताजी बनी रहती है। वाटर कंटेंट जितना सही होता है किसी फल के अंदर, वो फल उतना ही ताजा बना रहता है, यानी कि उनकी संख्या कभी चेंज नहीं होती है ना, इस चीज को आपको समझना है। यानी कि अगर मैं फ्रेश फ्रूट की बात करूं, अगर मैं फ्रेश फ्रूट की बात करूं, में एक तो पानी होगा वाटर, एक होगा इसके अंदर पल्प, ठीक है। तो अगर इसमें 68% पानी है तो भाई 20% पल्प होगा, और ये टोटल जो फ्रेश फ्रूट है वो कितना है, 100 किलोग्राम। ये जो ताजा फल है 100 किलोग्राम, इससे मुझे सूखा फल कितना मिलेगा, उसके बारे में मुझसे पूछ रहा है, कितना सूखा फल मिल सकता है। अब अगर मैं ड्राई फ्रूट की बात करूं, सूखा हुआ फल है जिसमें पानी की कमी हो गई, उसके अंदर रह जाता है 20% पानी। अब ये पॉइंट पकड़ना ध्यान से, अगर ये 20% रह जाएगा तो पल्प कितना होना चाहिए, 80%। लेकिन 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 हमेशा याद रखना, पल्प जितना फ्रूट्स में स्टार्टिंग में होता है,
यानी कि गूदा जितना होता है पहले उतना ही अंत तक बना रहता है, चाहे फल सड़ भी जाए। यानी कि जो पल्प होता है उसकी क्वांटिटी कभी चेंज नहीं होती। पल्प हमारा जितना पहले था उतना अब है, सिर्फ पानी कम होता है, पल्प कभी कम नहीं होगा। यानी कि ये इक्वल रहेगा। और ये मान लो x है, x किलोग्राम। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, ये समझने की कोशिश करना कि 20% जो 100 किलोग्राम का होगा यानी कि पल्प वाला पार्ट, वही 80% x किलोग्राम का होगा। ठीक है, जो 20% 100 किलोग्राम का होगा वही 80% x किलोग्राम का होगा, क्योंकि पल्प की मात्रा कभी चेंज नहीं होती है। तो क्या लिखने वाला हूं मैं, 20% जो 100 का है वही 80% x का है। परसेंटेज कैंसिल कर सकते हैं, 20 से 4 बार और 4 से कितनी बार कट जाएगा, 25 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 25 किलोग्राम। में आंसर गलत लिखा हुआ है भाई। ठीक है, ओके 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 ओके, मेरी गलती होगी, सॉरी यार, मेरी थोड़ी सी गलती होगी। मेरे से गलती होगी थोड़ी सी, है ना। देखो ये 32 आएगा यहाँ पे, है ना। 68 और 32 होता है ना, मैंने गलत लिख दिया था, सॉरी गाइज। इसके लिए यहाँ 32% आएगा, ठीक है ना। तो बस अब इसको 32% के हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं कि जो 32% होगा 100 का, वही 80% होगा x का। ठीक है, मल्टीप्लाई चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, बस सॉल्व कर दो, परसेंटेज खत्म। और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, 8 चौके 32 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 किलोग्राम। कितनी वैल्यू आ जाएगी, 40 किलोग्राम। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि जितना पल्प पहले होगा, 32%, अगर 68% पानी तो 32% पल्प हो जाएगा। अगर 32% पल्प है पहले 100 किलोग्राम में, तो 32 किलोग्राम हो गया, वही रहेगा लास्ट तक, वही रहेगा लास्ट तक। इन क्वेश्चन को ऐसे ही समझो आप, जैसे मैंने लिख दिया है, ऐसे करोगे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन, कभी आपको दिक्कत नहीं दे सकते। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। क्या क्या कह रहा है ये, ए और डॉलर बी। ओके, ए डॉलर बी जो है इसका मतलब है ए बी का भाई है, ए बी का भाई। ओके, लिख रहा नहीं हूँ भाई मैं, अब इसको सॉल्व भी करने की कोशिश करता हूँ, है ना। लिखूंगा तो बहुत सारे टर्म्स हैं, है ना। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्या क्या कह रहा है देख लेते हैं। हमें ये बताना है के एच के ससुर के रिश्ते को कौन सा दर्शाएगा। के एच का ससुर है, के एच का ससुर है। देखो भाई, के लास्ट में देखो कहाँ कहाँ दिख रहा है, सब में दिख रहा है, लास्ट में यहाँ पे भी दिख रहा है। फादर वाला रिश्ता देखो पहले कहाँ है, ए एंड बी जो है, ए इज द फादर ऑफ बी, ए इज द फादर ऑफ बी। तो यहीं से स्टार्ट करो। के जो है पी का पापा जी हो जाएगा, के फादर हो गया, ठीक है, पी का। एल हैश के, एल हैश के का मतलब क्या है, ए हैश बी का मतलब क्या है भैया, ए इज डॉटर ऑफ बी। इसका मतलब एल जो है वो के की डॉटर हो गई। देखो पी भी बच्चा था और के भी बच्चा है, के बेटी है इसकी, सॉरी, एल भी बेटी हो गई इसकी, है ना। और आगे देखते हैं भैया, ये डॉलर का साइन क्या दर्शाता है, डॉलर का साइन दर्शाता है ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ओके, यानी कि इसका भाई है, ये इसका भाई है, इसका मतलब का भी बेटा हो गया ये, भाई है इसका, है ना। ये इसकी बेटी थी, ठीक है। और पी भी इसका पापा ही, पी का भी ये पापा है, ठीक है। अब क्या कह रहे हो, अब ये देख लो भैया, एच, एच एट द रेट क्या बताता है, ए इज वाइफ ऑफ बी, यानी कि एच इज वाइफ ऑफ जे। एच एट द रेट जे है, एच इज वाइफ ऑफ जे। ये यही टर्म सही लग रही है वैसे तो, है ना। और भी चेक करके देख सकते हो तुम लोग, वैसे यही सही है। क्यों, ससुर साहब कैसे बनेंगे भाई, ससुर साहब तो वही होते हैं ना, बेटे के जैसे इनकी वाइफ है, इनके वाइफ, ये इनका हस्बैंड है, हस्बैंड जी के पापा है, ये पापा या मम्मी कुछ भी होंगे, ससुर ही होंगे। अगर ये कह रहा है तो मेल वर्जन है, तो यही बन जाएगा। क्योंकि मैंने एंड से उठा के स्टार्ट किया था, यहाँ पे भी ले सकते थे तुम, लेकिन यहाँ उल्टा हो जाता। मुझे के ससुर निकालना है, तो यहाँ पे उल्टा था, पी पी एट एंड के था। पी एंड के मतलब क्या दर्शा देता, देखो ध्यान से, पी एंड के मतलब होता तो उल्टा हो जाता, पी फादर हो जाता बी का, पी फादर हो जाता के का। वो मुझे करना नहीं था, क्योंकि मुझे के को सबसे बड़ा बनाना था, ससुर है ना।
तो उसकी वो उसको बड़ा बनाना था सबसे, इस वजह से मैंने इस टर्म को लिया था। ठीक है ना? इनको ऐसे सॉल्व करना चाहिए ऑप्शंस उठा के, है ना भाई, ध्यान देना इस चीज पे। ऑप्शन से सॉल्व किए जाते हैं क्वेश्चन। अब तुम लिखने लग गए तो कैसे लिखोगे? तुम्हें क्या पता जे और के कौन है वो? तो मैं ऑप्शन से निकालना पड़ेगा ना। ए एक निश्चित समय एक निश्चित कार्य कर सकता है जितने में बी और सी मिलके करते हैं, यानी कि याद रखना, ए जितने टाइम में कोई काम करता है उतने टाइम में बी और सी कर लेते हैं उस काम को। यानी कि जो एफिशिएंसी का रेशियो है, अगर ए की एफिशिएंसी मैं कहूं और बी और सी की एफिशिएंसी मैं कहूं, तो दोनों की एफिशिएंसी बराबर बराबर है, 1:1 है इनका। दोनों की क्षमताएं बराबर हैं। जितने दिन में ए काम कर लेगा उतने ही दिन में बी काम कर बी और सी मिलकर काम करेंगे। इसका मतलब जितना तेजी से काम ए अकेला करता है उतनी तेजी से बी और सी दोनों मिलकर करते हैं। तो एफिशिएंसी के रेशियो आ गए इनकी के। ए और बी मिलकर दोनों करते हैं 20 दिनों में ये काम पूरा। ए और बी इस काम को कितने दिन में करते हैं भाई? 20 डेज में। और सी इस काम को करता है 60 दिन में, है ना? तो बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा? तो बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा? तो भैया यहाँ पे मैं देखो क्या निकालने वाला हूँ, बहुत ध्यान से मेरी बात समझना। अच्छा क्वेश्चन है काफी। इसकी निकाल देता हूं मैं। इसकी एफिशिएंसी 3 आ जाएगी, इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 1। ठीक है भाई। अब तुम लोगों को इन दोनों को जोड़ना है पहले तो। इन दोनों को जोड़ो, कितना आ रहा है? ए प्लस बी प्लस सी हमें कितना देगा? टोटल 2। ठीक है। और यहां जोड़ो इसको, ये ए प्लस बी प्लस सी हमें कितना देगा? 4। लेकिन ए प्लस बी प्लस सी तो बराबर आना चाहिए। बराबर आने के लिए मुझे क्या करना है? इन दोनों को बराबर करना है भाई। भाई यहाँ ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी दिखाई दे रही है मुझे? 4। और यहाँ पर 2। तो यहाँ 2 का गुणा कर दो। यहाँ 2 का गुणा कर दो। जैसे तुम यहाँ 2 का गुणा करोगे तो यहाँ 2 का गुणा हो जाएगा, यहाँ 2 का गुणा हो जाएगा। ठीक है। दोनों में 2 का गुणा हो जाएगा। यानी कि ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी भाई? 2। बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 1। और सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 1। इस तरीके से हम इसमें इनकी एफिशिएंसी को निकालने की कोशिश करेंगे पहले, सबसे पहले, है ना? यही सबसे मुश्किल टास्क थी इस क्वेश्चन में। फिर क्या पूछ रहा है देखो ध्यान से। बी अकेला कितने में करेगा? तो बी भैया कितना करता है? 1 यूनिट। काम कितना है टोटल? 60। तो 60 को अगर बी 1 के हिसाब से निपटाए तो ये काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा भाई? 60 दिनों में। इस क्वेश्चन में दिक्कत कहाँ है, ये समझने की कोशिश करो। दिक्कत यहाँ पर है, एफिशिएंसी कैसे मैं सेट करूंगा सबकी? भाई ए और बी दोनों मिलके 20 दिन में करते हैं, सी अकेला 60 में करता है, तो यहाँ से इनकी एफिशिएंसी निकल गई। इन तीनों को जोड़ दो, ए प्लस बी प्लस सी की टोटल कितनी आ गई? 4। और यहाँ मैंने कितना लिखा था भाई? ए की और बी प्लस सी की कुल मिला के कितनी आ रही थी? 1 और 1 2। तो ये 4 कर दो बस बराबर, इसके 2 गुणा 2 कर दो तो सब में 2 का गुणा हो जाएगा। तो ए की 2 हो जाएगी, बी प्लस बी सी की भी 2 हो जाएगी। यहाँ से मैं इजीली अपना लिख सकता हूँ। समझे बात को भाई? बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आकाश लीव्स फ्रॉम हिज स्कूल, अपने स्कूल से निकलता है एट 5:30 AM। ओके। ही स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स साउथ एंड कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर। साउथ में चलता है, 20 किलोमीटर कवर करता है। ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 किलोमीटर टू रीच पॉइंट ए। फिर उसका लेफ्ट मुड़ता है और 15 किलोमीटर चल के ए पॉइंट पे पहुंचता है। ही टर्न्स राइट एंड वॉक 14 किलोमीटर। उसके बाद सीधे हाथ में मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है। ठीक है। ही अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 10 किलोमीटर। उसके बाद राइट मुड़ता है, 10 किलोमीटर चलता है। हाउ फार इज ही एंड इन विच डायरेक्शन इज फ्रॉम द पॉइंट ए नाउ। अब ए से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है ना? तो फिगर बनाना पड़ेगा। तो फिगर तो पहले चलता है साउथ में भाई। देखो याद रखा करो हमेशा, ईस्ट नॉर्थ साउथ और वेस्ट है ये। तो पहले वो साउथ की डायरेक्शन में चला और कितना चला भाई? 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर तो यहाँ चल गया। सॉरी 20 किलोमीटर चला सबसे पहले, 20 किलोमीटर। ठीक है। ही टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट मुड़ेगा और 15 किलोमीटर चलेगा। लेफ्ट मुड़ के 15 किलोमीटर चल गया और एक पॉइंट ए पर पहुंच गया। भैया ए पॉइंट है, ये ध्यान रखना आप सभी लोग, है ना? यहाँ से चेंजिंग आनी स्टार्ट होगी मैटर में। उसके बाद राइट मुड़ता है और चलता कितना है? 14 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद फिर से राइट मुड़ता है, 10 किलोमीटर चलता है। फिर से राइट मुड़ेगा, कितना चलेगा? 10 किलोमीटर। ठीक है। तो यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है। ए इधर है, ये इधर है भाई। ठीक है। तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी भाई? साउथ वेस्ट तो होगी वैसे देखा जाए तो, है ना? ए के सापेक्ष देखना है। ए अगर यहाँ है तो ए के सापेक्ष कौन सी डायरेक्शन है ये? ठीक है।
साउथ वेस्ट है, यानी कि साउथ वेस्ट दो ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से हमें चेक करना है कौन सा निकालना है, ये दूरी निकालनी है। तो इसके लिए क्या करते हैं भाई, 14 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर का रूट लेना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। इतना तो पता होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। ये पॉइंट अगर बी है, ये पॉइंट अगर सी है, तो क्या होगा, ए सी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है, अच्छा प्लस करना, सॉरी, ठीक है। तो ए सी क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। इसको ऐड कर लेते हैं, 196 प्लस 100, तो रूट ऑफ 296 आ रहा है ये, है ना। दो बाहर निकाल लेते हैं, चलो इसमें से दो कैसे बाहर निकलेगा ध्यान से समझना। चार गुणा चार निम, चार सत्ते 28, चार चौके 16, तो सी ऑप्शन ही आ जाएगा भाई अपना, है ना। चार सत्ते 28, चार चौके 16। अब चार जो है उसमें से दो बाहर निकल आएगा, 2√74 आ जाएगा, 2√74, है ना। कैलकुलेशन है थोड़ी सी बस, और कुछ नहीं है, सी ऑप्शन सही होगा वैसे। समझ में आई बात कुछ, सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है भाई। आ रही है बात समझ, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ठीक है आज, है ना। करना है आप लोगों को, ट्राई करना सभी लोग, है ना। एक दो बार देख लेना, समझ में आ जाएंगी सारी चीजें, है ना। अमंग थ्री नंबर्स, तीन नंबर हैं, द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड एंड थ्राइस द थर्ड, ओके। If the average of three numbers is 517, then what is the difference between the first and third number? देखो, तीन नंबर है, उनका एवरेज दे रखा है 517, और पहला नंबर दूसरे से दो गुना है, तीसरे से तीन गुना है। अब मैं क्या ले रहा हूं, देखना ध्यान से, है ना। पहला दूसरा तीसरा नंबर, पहला दूसरा तीसरा नंबर, अगर ये तीसरे नंबर को मैं एक ले लूं, तो ये पहला नंबर इससे तीन गुना हो जाएगा, और दूसरे का दो गुना है, दूसरे का दो गुना का मतलब दूसरा नंबर कितना हो जाएगा, डेढ़ हो जाएगा। अब सबसे बढ़िया क्या है ना, दो का मल्टीप्लाई मार दो बस, यानी कि पहला नंबर अगर 6 है, दूसरा नंबर 3 हो जाएगा, तीसरा नंबर 2 हो जाएगा, ये रेशो आ जाएगा तीनों का। समझ गए ना। अब हमें इसको सॉल्व, देखो अगर तुम इसको बहुत ज्यादा टाइम लगाओगे ये रेशो निकालने में ना, तो दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा और टाइम भी वेस्ट होगा। इसको ऐसे ही सोचा करो, पहला नंबर अगर एक है तो तीन होगा, दूसरा डेढ़ होना चाहिए। अब पॉइंट में आ रहा है तो गुणा मान लो दो का, 6 रेशो 3 रेशो 2 आ गया आंसर, ठीक है। ये नंबर मान लिया 6x, ये 3x और ये 2x ले लिया मैंने, ठीक है। अब कह रहा है कि इनका जो एवरेज है वो 517 आ रहा है, तो टोटल कितना होगा भाई तीनों का, 517 गुणा तीन कर दें हम इसको, ठीक है। तीन पंजे 1500 और 17 तिया 51, यानी कि 1551 मिल रहेगा मुझे, ठीक है। ऐड कर लो तीनों को, तीनों को ऐड करोगे कितना मिलेगा, 6 और 3 और 2 11, 11x की वैल्यू मिल रही है तुम्हें 1551। पूछा क्या है, पहला और तीसरे नंबर का डिफरेंस, पहला नंबर है 6x, तीसरा नंबर है 2x, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई, 4x हो जाएगा दोनों का डिफरेंस, क्लियर है। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4x। तो अगर 11x की वैल्यू इतनी आ रही है, तो 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ये पूछ रहा है हमसे, है ना। तो 1551 डिवाइड बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 4 कर देना, 11 से काटो, 11 एकम 11, और 4 11 चौके 44 हो जाएंगे, 11 एकम 11, तो ये हो जाएगा भाई 424 आ रहा है वैसे तो, 524 आ रहा है, ठीक है। 4 एकम 4, 4 चौक 16, 564 आ जाएगा, है ना। आ जाएगा 564। बेसिक क्वेश्चन है बहुत, लेकिन आने लायक क्वेश्चन है बिल्कुल, क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है बेसिक क्वेश्चन, लेकिन आने लायक क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है इस तरह का क्वेश्चन आराम से, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, रहा कि एक कोडिंग रिकॉर्डिंग का क्वेश्चन है, पोर को लिखा है इसने, POUR को लिखा है इसने 4156, स्क्वेयर को लिखा है इसने SWARE को लिखा है इसने 78269, और क्लियर को लिखा है इसने, वैसे बड़े में लिखता तो ज्यादा सही रहता, बड़े छोटे दोनों मिक्स कर दिए 926, और पूछा हमसे पर्ल PEARL, की जगह क्या आ रहा है भाई, 4 आ रहा है, 4 आ गया। ई की जगह क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, ई की जगह क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, 9। ए ए की जगह क्या आ रहा है, थर्ड पे है ना, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। आर की जगह क्या आएगा, 6, आर की जगह क्या आएगा, 6।
एल की जगह क्या आएगा, एट द रेट, ठीक है, 4926 एट द रेट, डी ऑप्शन आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आप सोच रहे हो कि मैं इतना क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, बार बार आते हैं आपके एग्जाम में, है ना, इसलिए मैं करवा रहा हूँ बार बार ये प्रैक्टिस, और आप लोगों को ध्यान इसलिए आकर्षित करवाना चाहता हूँ बार बार, कि आप लोगों को ये ध्यान में रहे, आपको ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत ना पड़े इन क्वेश्चन की, देखते ही आपको पता होगा कि आपको करना क्या है भाई इनमें, ठीक है ना, नहीं तो फिर अंदाजा लगाने में तो फिर लगाते रहो भाई अंदाजा, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहा है, the average revenue of 7 consecutive years of a company is 71 lakhs. If the average of first 4 years is 66 lakhs and the last 4 years is 78 lakhs, ठीक है, what is the revenue for fourth year, what is the revenue for fourth year, है ना। तो इसको करने का देखो एक तरीका तो मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 साल का औसत है 71, तो यहाँ पर भी 71 होना चाहिए, यहाँ भी 71, यहाँ भी 71, यहाँ भी 71, ठीक है, हर जगह 71 होना चाहिए, 71 लाख रुपए होना चाहिए ना हर जगह। एवरेज का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, एक समान वितरण, लेकिन पहले 4 साल का बोल रहा है 66 है भाई, पहले 4 साल का 66 है, 66 है, ठीक है, 66 और 66, लास्ट के 4 साल का बोल रहा है 78 है, 78 है, ठीक है। बड़ा अजीब सा इन्होंने मैटर बना के रख दिया हमारे सामने, है ना, कि पहले उनका तो बना दिया इसने 66 बना दिया, तो 71 होना चाहिए, तो यहाँ तो +1 की कमी चल रही थी ऑलरेडी, +1 की कमी चल रही थी ना यहाँ पे, +5 की सॉरी, और यहाँ पे ऑलरेडी आप 7 ज्यादा चल रहे थे, 7 ज्यादा चल रहे थे, 7 ज्यादा चल रहे थे, हर एक में 7 ज्यादा चल रहे थे आप, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा, 7×5 = 35, और ये हो जाएगा 5 चौके 20, ठीक है। अब ये जो डिफरेंस आता है, ये कितना डिफरेंस आ रहा है, 5 चौके 20 आ रहा है ये डिफरेंस, तो और ये जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 7×35 आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है भाई, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 15 का, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 15 का डिफरेंस आ रहा है। अब ये 15 मैं कहाँ दूंगा और कैसे दूं, तो 15 मुझे यहां देना पड़ेगा, सीधी सी बात है, 15 में कहाँ दूंगा, यहां दूंगा, ठीक है। मुझे लग रहा है गड़बड़ हो जाएगी आप लोगों से यार, ऐसे पूरा ही सॉल्व कर लो, है ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से गड़बड़ हो सकती है, तो एक सेकंड, कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, इस वजह से फिर मैं इस तरीके से नहीं बताऊंगा, नॉर्मली सॉल्व कर लो, क्योंकि टाइम तो है ही, एसएससी वगैरह की जो तैयारी करते हैं उनके लिए तो फिर भी ठीक है, जो ये तरीका समझा रहा था मैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करके, ठीक है। आप मान लो 7 साल का कितना हो जाएगा, 7 × 71 लिख लो, ये कितना हो जाएगा, 497 हो जाएगा, है ना। तो पहले 4 साल का कितना है, 66, गुणा 4 कर देना, 4 × 6 = 24, और 4 × 6 = 24 कितना हो जाएगा, 264 हो जाएगा, ठीक है। लास्ट के 4 साल का देख लो, चाहे तो पहले 4 साल से लेके चल दो, चाहे लास्ट के 4 साल से लेके चल दो, है ना। तो अगर मैं 264 लेके चलता हूँ, तो अगले 3 साल का कितना बचेगा ये देख लो, है ना, माइनस के 264 कर दो यहाँ से, ठीक है, कितना हो जाएगा ये, देखो जरा ध्यान से, 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 233 आ रहा है, कितना मिल रहा है मुझे, 233 मिल रहा है मुझे 3 साल का, 233, लास्ट 3 इयर्स का मुझे 233 मिल रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे मिलना कितना चाहिए, मुझे मिल कितना रहा है एक्चुअल में, है ना, तो 233 डिवाइड बाई, अगर मैं 3 करके देखूं यहाँ से लास्ट में, तो मुझे एवरेज जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 3 7 21, और कितना हो जाएगा, 3 7 21.66 के आसपास कुछ मिल रहा है मुझे, है ना। तो अगर मैं एवरेज के हिसाब से देखूं, तो ये जो लास्ट के 4 का था 70 था, 78 लाख रुपए था, तो 0.33 और 0.33 और 0.33 एक के आसपास बढ़ जाएगा यहाँ पे, है ना। एक्चुअल में देखूं तो 79 आ जाना चाहिए हमारा, ठीक है ना, 79 हमारा हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आई बात, बता देता हूँ, 73 × 4 कर लो, 4 7 28, और 4 8 32 हो जाएगा, कितना हो गया देखो जरा, 2 11 का कहाँ से लगे, 312 है ना, 312 को माइनस कर दो, 312 माइनस 233, माइनस कर दो, कितना आएगा, 9, 79 आएगा ना, 79 लाख। अब मैंने एक्चुअली में घुमा क्यों दिया, क्योंकि मेरा दिमाग में जो चल रहा था मैं उस तरीके से बताने के मूड में था, लेकिन आप इसी तरीके से कर लो, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है, दोबारा बता देता हूँ एक बार, है ना। पहले सातों का एवरेज निकाल दो,
एवरेज का टोटल निकाल दो, कितना आ रहा है 497। ठीक है, फिर पहले स्टार्टिंग के 3 कितने थे, 200 कितना आ रहा था, 264 आ रहा था। लास्ट स्टार्टिंग के जो 4 साल है उनका कितना चल रहा है, 66 लाख से निकाल दो, कितना आ रहा है, 264 है ना। तो अगले जो 3 साल बचे उनका कितना बचेगा, 233। और लास्ट के जो 4 साल है उनका कितना हो जाएगा, 312। जो चौथा साल बचेगा उसमें कितना होना चाहिए, 79 ना। सीधा कर लो भाई, फालतू में मैंने थोड़ा सा इसमें कोशिश की कुछ करने की, तो वो सही नहीं है आपके लिए, है ना, क्योंकि हम लोग एप्टीट्यूड, उस तरह के एप्टीट्यूड की तैयारी नहीं करे जो एसएससी वगैरह के लोग पढ़ते हैं ना। तो आप लोग सीधा ही कर लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा कर लो आप लोग। देखो ये क्या कह रहा है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स डज द अबव फिगर हैव। इस जो पहले फिगर दे रखा है इसमें कितने ट्रायंगल हैं, तो इसमें गिनना पड़ेगा, इसमें कोई लॉजिक काम नहीं आएगा, एक बात ध्यान रखना मेरी, है ना। ये वाला जो क्वेश्चन आया था 2018 में आया था, तो इसमें गिनती करनी पड़ेगी। गिनती कैसे करनी पड़ेगी, देख लो ध्यान से। 1 2 3 4 5, तो ऊपर वाले पे टॉप पे जो है कितने, 5 है। ठीक है, जो टॉप है उस पे कितने, 5। उसके बाद देखो जरा, बॉटम जो होगा ना, 1 2 3 4 5, बॉटम में भी कितने होंगे, 5। ठीक है, अब बीच वाली साइड पे आ जाओ, 1 2 3 4 5, इधर की साइड से 5 हैं और उधर की साइड से भी कितने होंगे, 5। तो 10 ये हो जाएंगे, तो टोटल कितने आएंगे, 20 आएंगे। ऐड कर लेना सबको। दोबारा देखो ध्यान से, ऊपर कितने हो जाएंगे, 5। ठीक है, कैसे होंगे 5, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, है ना। देखो 1 2 3 तो दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और चौथा ये देखो पीछे वाला, पांचवा ये है। इस तरीके से 5 बनेंगे, ऐसे ही नीचे बन जाएंगे सेम 5। और ये 1 2 3 4 5 तो मुझे दिखाई दे रहे हैं, 5 ही ऐसे पीछे होंगे इसके, जस्ट पीछे। 10 ये हो जाएंगे। ठीक है, बात आई कुछ समझ में भाई, है ना। टोटल कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। ठीक है, कर सकते हो इजीली। देखो फिगर काउंटिंग की तो मैं एक बताता हूँ आपको, ज्यादा मुश्किल अगर आए तो फिर छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। बाकी हमें फिगर काउंटिंग अगर स्पेशली पढ़नी है तो यार वो तो अलग चीज हो जाती है ना। ऐसे क्वेश्चंस, एक आध क्वेश्चन आ सकता है तो काउंट भी कर सकते हो, है ना। चलो ठीक है, तो फिर भाई नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, आप पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू।